नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड के एक्सरसाइज में दिए गए हैं। 250 तक प्रीवियस वीडियोस तक हम कर चुके हैं और आज के वीडियो में हम 251 से करेंगे क्वेश्चंस। ये पूरी सीरीज महत्वपूर्ण है उन एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 251, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द सेम लेवल इन ए चेन ऑफ कमांड इज कॉल्ड। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेम लेवल पे एक चेन ऑफ कमांड में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन भी इसी तरीके से होता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो टॉप पोजीशन होती है और उसके नीचे चेन ऑफ कमांड बनती है इस तरीके से कि अगर 2 डिपार्टमेंट हैं या 3 डिपार्टमेंट हैं तो इस तरीके से चेन ऑफ कमांड एक टॉप पोस्ट के नीचे बनती चली जाएगी। अब ये डिपार्टमेंट ए का यहाँ पे हेड होगा, ये तो पूरी संस्था का हेड हो गया, ये डिपार्टमेंट बी का हेड, ये डिपार्टमेंट सी का हेड। अब तीनों डिपार्टमेंट में ये सेम लेवल हो गया। तो इसमें पूछा है कि चेन ऑफ कमांड है और उनमें सेम लेवल पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेशन होता है तो वो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेशन है। तो इस तरह का जो कम्युनिकेशन है या कोऑर्डिनेशन है वो हॉरिजॉन्टल कहलाता है। और जो इस के बीच में इसके बाद ये जो इसके नीचे काम कर रहा है सबऑर्डिनेट उसके बीच में, ये जो उसके नीचे काम कर रहा है उसके बीच में और ये जो उसके नीचे काम कर रहा है, जब इस तरह इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन होगा तो उसको कहेंगे वर्टिकल कोऑर्डिनेशन या वर्टिकल कम्युनिकेशन। ठीक इसी तरीके से अगर कोई कोऑर्डिनेशन होता है एक डिपार्टमेंट की किसी एक पोजीशन और दूसरे डिपार्टमेंट की किसी नेक्स्ट लेवल के अगले लेवल के बीच में, जब इस तरह क्रॉस रिलेशन कोई बनता है तो उसको कहते हैं डायगोनल कोऑर्डिनेशन। और कोई कम्युनिकेशन की अगर बात होगी तो डायगोनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 252, कोऑर्डिनेशन इज, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय क्या है। गिवन ऑप्शंस में से एक बार चेक करें, क्या ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट है, क्या ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, क्या ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में कहा जाता है कि यह प्रबंध का एक सार है, सार तत्व है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट के हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है और मैनेजमेंट के हर फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। इसलिए कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का एसेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है 253, कोऑर्डिनेशन डील्स विद, कोऑर्डिनेशन डील करता है इनमें से किसके साथ, मतलब किससे रिलेटेड है कोऑर्डिनेशन। ऑप्शन ए है हार्मोनाइजिंग द वर्क रिलेशन, ऑप्शन बी रिक्रूटिंग पीपल, ऑप्शन सी हेल्पिंग जूनियर्स, ऑप्शन डी सुपरविजन ऑफ द लोअर स्टाफ। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए, हार्मोनाइजिंग द वर्क रिलेशन। कोऑर्डिनेशन डील करता है जो वर्क रिलेशन होते हैं लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में या जो वर्कर्स हैं उनके बीच में, उनमें आपस में हार्मोनाइजेशन, सामंजस्य बिठाना, यही कोऑर्डिनेशन का काम है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व्स, कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व है इनमें से किस में। गिवन ऑप्शन है फोरकास्टिंग, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ पर्पस, ऑप्शन सी सिलेक्शन ऑफ स्टाफ एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो कोऑर्डिनेशन इन्वॉल्व होता है यूनिटी ऑफ पर्पस में, हर तरह की यूनिटी लाता है।
एफर्ट में यूनिटी लाने का काम करता है, ऑब्जेक्टिव में यूनिटी लाने का करता है, पर्पस में यूनिटी लाने का काम करता है, पॉलिसीज में यूनिटी लाने का काम करता है। इसका काम ही है यूनिटी करना। बाकी फोरकास्टिंग इससे अलग है, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ ये भी इससे अलग है, तो बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है 255, द एलिमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन आर। कोऑर्डिनेशन के एलिमेंट्स हैं इनमें से क्या? ऑप्शन ए है ग्रुप एफर्ट, ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ एक्शन, ऑप्शन सी है कॉमन पर्पस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, या कहो कि कोऑर्डिनेशन की क्या मुख्य चीजें होती हैं, मेजर चीजें होती हैं, या कोऑर्डिनेशन की क्या फीचर्स होती हैं, या उसकी नेचर क्या होती है, तो ये सब उसी से रिलेट है कि कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट है, एक्शन में यूनिटी लाने का काम करता है, कॉमन पर्पस बनाने में मदद करता है। तो ये तीनों ही इसके एलिमेंट्स। नेक्स्ट है 256, डैश इज द सेट ऑफ मैकेनिज्म यूज्ड in an organization to link the actions of its subunits into a consistent pattern। इसमें कही जा रही है जिस चीज की बात, उसके बारे में कहा गया है कि यह एक सेट है मैकेनिज्म का, एक तरीकों का समूह है जिसका यूज किया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में लिंक करने में एक्शंस को, जो अलग अलग यूनिट्स के एक्शन होते हैं एक कंसिस्टेंट पैटर्न पे। तो ये काम कौन करता है, क्या करता है? जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिपार्टमेंटेशन, ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन सी कंट्रोल, ऑप्शन डी फॉर्मल अथॉरिटी। इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का काम है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट सब यूनिट्स के एक्शंस को लिंक करने का काम करता है। नेक्स्ट है 257, इसमें पूछा गया है अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट, ये मैनेजमेंट के एक थिंकर थे। मैरी पार्कर फॉलेट के अनुसार विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए प्रिंसिपल्स में से कौन सा प्रिंसिपल महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है कॉन्टिन्यूटी, ऑप्शन बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ऑप्शन सी रेसिप्रोसिटी एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, और इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव। मैरी पार्कर फॉलेट ने इन्होंने बताया कि कोऑर्डिनेशन अचीव करने के लिए जो मेजर प्रिंसिपल्स हैं उनमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए, अर्ली स्टार्ट होना चाहिए, रेसिप्रोसिटी होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, इसके अलावा रिलेशनशिप होना चाहिए और कॉन्टिन्यूटी होना चाहिए। नेक्स्ट है 258, विच वन इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। नीचे जो ऑप्शंस हैं उनमें कुछ फीचर्स दी गई हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। ये पूछा गया है इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है जो कोऑर्डिनेशन की नहीं है। ऑप्शन ए है इट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, ऑप्शन बी है इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, ऑप्शन सी है इट इज एन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल्स। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि यह कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी तीनों कोऑर्डिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक हैं। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और मैनेजमेंट का एसेंस है ये। इसमें जो ऑप्शन डी में कहा गया है कि इट कंसीडर्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल, यहाँ तक तो सही है, लेकिन ये कह रहा है डज नॉट कंसीडर इंडिविजुअल गोल, यहाँ ये गलत है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इंडिविजुअल गोल को भी कंसीडर करता है और ऑर्गेनाइजेशन गोल को भी कंसीडर करता है, और इन दोनों गोल्स को ये यूनिफाई कराने का, हार्मोनाइज कराने का काम करता है। यही कोऑर्डिनेशन का पर्पस होता है। नेक्स्ट है 259, विच फीचर डज नॉट फॉर्म वन ऑफ फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन सी
फीचर इनमें से फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स का एक हिस्सा नहीं बनती है, यह पूछा गया है। तो गिवन ऑप्शंस में जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इनिशिएटिव, ऑप्शन बी एस्पिरिट डे कॉर्प्स, ऑप्शन सी इंडिविजुअलिज्म एंड ऑप्शन डी ऑर्डर। दरअसल ये फेयोल के प्रिंसिपल्स के बारे में पूछा गया है। तो जो ऑप्शन सी है इंडिविजुअलिज्म, ये फेयोल के प्रिंसिपल्स की कोई फीचर नहीं है। बाकी ये तीनों फेयोल के प्रिंसिपल्स हैं, इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, एस्पिरिट डे कॉर्प्स, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ये सब प्रिंसिपल्स हैं जो फेयोल के 14 प्रिंसिपल मैनेजमेंट के बारे में दिए गए हैं, उनका हिस्सा है। तो सी उनमें से नहीं है, इसलिए सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 260, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से किसने मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल्स प्रोपाउंड किए हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से ऑप्शन ए है हेनरी फेयोल, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन डी अल्फ्रेड मार्शल। गिवन ऑप्शंस में सही जवाब है ऑप्शन ए हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल जो थे वो एक फ्रेंच थे, फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने मैनेजमेंट के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए और 14 प्रिंसिपल्स दिए। तो ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 261, what does the term esprit de corps, one of the Henry Fayol's 14 principles मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मीन? हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से एक प्रिंसिपल है एस्पिरिट डे कॉर्प्स। इस टर्म का मतलब क्या है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रॉपर लीडरशिप, ऑप्शन बी है एडिकेट नॉलेज, ऑप्शन सी है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, ऑप्शन डी है टीम स्पिरिट। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी टीम स्पिरिट। एस्पिरिट डे कॉर्प्स का मतलब ही होता है कि एक टीम स्पिरिट, समूह भावना होना संस्था में और एक समूह के रूप में काम करना। नेक्स्ट है 262, which of Henry Fayol's 14 principles of management depicts the phrase one head one plan? हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल्स हैं उनमें से कौन सा प्रिंसिपल ऐसा है जो इस फ्रेज को डेपिक्ट करता है, दिखाता है, प्रदर्शित करता है? और ये फ्रेज है वन हेड वन प्लान, यानी कि अगर एक बॉस है, एक हेड है किसी ग्रुप का, तो उसका प्लान भी एक होना चाहिए। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑप्शन बी है यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी है ऑर्डर, ऑप्शन डी है इक्विटी। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की यूनिटी का मतलब है कि जो आपका हेड है, अगर वो एक है किसी ग्रुप का या किसी कुछ लोगों का, तो उसका एक ही प्लान अगर रहेगा तो इसका मतलब है एक डायरेक्शन में काम होगा। तो यही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, वन हेड वन प्लान होना चाहिए। नेक्स्ट है 263, क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनमें से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए डेविड रिकार्डो, ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, ऑप्शन सी अल्फ्रेड मार्शल, ऑप्शन डी हेनरी फेयोल। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी एफ.डब्ल्यू. टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर। इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए और इनको साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर माना जाता है। नेक्स्ट है 264, विच ऑफ हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट depicts the phrase a place for everything and everything in its place? हेनरी फेयोल के जो 14 प्रिंसिपल हैं इनमें से कौन सा प्रिंसिपल डेपिक्ट करता है, प्रदर्शित करता है इस फ्रेज को कि ए प्लेस फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए एक स्थान होना चाहिए और हर चीज उस निश्चित स्थान पे होनी चाहिए। गिवन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है ऑप्शन ए बी सी, पहले ऑप्शंस देखें। ऑप्शन ए ऑर्डर, ऑप्शन बी यूनिटी ऑफ कमांड, ऑप्शन सी इक्विटी, ऑप्शन डी यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर,
यहाँ पे हिंदी में इसको कहा जाता है क्रम का सिद्धांत, यानी कि हर एक चीज का एक क्रम होना, एक ऑर्डर में होना चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 265। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं है? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, ऑप्शन सी प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट। देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जो प्रिंसिपल होता है किसी भी चीज का, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, हिंदी में बोलते हैं, और इसका मतलब होता है जो गाइड करता हो, हमें दिशा दिखाता हो। तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो गाइडलाइंस होते हैं, वो दिशा दिखाने का काम करते हैं। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को दिशा दिखाने का काम जो करेगा वो प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि उसके उद्देश्य, प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी एफिशिएंट होना, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर होना, ये सब तो हैं, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट इसका प्रिंसिपल नहीं है। हाँ, प्रॉफिट इसका एक ऑब्जेक्टिव जरूर होता है किसी संस्था का। तो 265 का डी सही जवाब है। नेक्स्ट है 266। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू, सेंट्रलाइजेशन का आशय क्या है? गिवन ऑप्शन में ऑप्शन ए कहता है ज्योग्राफिक डिस्पर्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ऑप्शन सी द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन डी द डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग इज कंसंट्रेटेड एट a single point in the organization। गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि डिग्री टू विच डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग जो होता है उसको एक डिग्री तक, एक लेवल तक कंसंट्रेट किया जाता है एक सिंगल पॉइंट पे ऑर्गेनाइजेशन में। यानी कि जब ऑर्गेनाइजेशन में एक सिंगल पॉइंट, यानी कि टॉप पोजीशन, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हो सकते हैं, तो जो डिसीजन है उनका मैक्सिमम डिसीजन मेकिंग का काम अगर टॉप पोजीशन पे होता है तो इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी कि जो पावर है वो सेंटर में होना। डी इसका सही जवाब है। डिसेंट्रलाइजेशन इसका उल्टा होता है कि पावर का नीचे की तरफ फैलाव होना, यानी कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास भी पावर का रहना। ऊपर से नीचे की तरफ पावर का फ्लो डिसेंट्रलाइजेशन होता है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर पावर का फ्लो हो जाए तो वो सेंट्रलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है 267। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेटमेंट ए है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज अपवर्ड, ऑप्शन बी है अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज फ्लोज डाउनवर्ड, ऑप्शन सी है अथॉरिटी फ्लोज डाउनवर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड, एंड ऑप्शन डी है अथॉरिटी फ्लोज अपवर्ड एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज डाउनवर्ड। तो जो सही जवाब है इनमें से वो है ऑप्शन सी, अथॉरिटी डाउनवर्ड फ्लो करती है। किसी संस्था में जो ऊपर के ऑफिशियल्स होते हैं उनकी पावर होती है कि वो अपने नीचे वालों से काम करा सकते हैं, तो जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड फ्लो करती है, इसकी अथॉरिटी इसके ऊपर है, इसकी इसके ऊपर है, इसकी इसके ऊपर है। लेकिन जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवार्ड होती है, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, और ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है 268। प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इज रिलेटेड टू। प्रिंसिपल पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये रिलेटेड है इनमें से किससे? गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है डिसेंट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी डेलीगेशन, ऑप्शन सी डिविजनलाइजेशन, ऑप्शन डी ऑटोनॉमी। तो जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी डेलीगेशन। डेलीगेशन को हिंदी में कहते हैं भारार्पण। एक अधिकारी जब अपना कोई भार, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं, जब ये अपना कोई काम अपने एक सबॉर्डिनेट को सौंप देता है टेम्परेरी लेवल पे, तो इसको कहा जाता है डेलीगेशन। यानी कि ये अपने अधिकार को, अपनी किसी अथॉरिटी को सौंपता है अपने सबॉर्डिनेट को। अब इसका सबॉर्डिनेट इस काम को तभी कर पाएगा जब उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों मिलेंगी। अगर ये कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी इसको सौंपेगा
तो उसके लिए अथॉरिटी भी देनी होगी। और अगर कोई अथॉरिटी दी है तो उस अथॉरिटी का मिसयूज ना हो, इसके लिए इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी तय करनी पड़ेगी। और इन दोनों में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। जिस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी को दे रहे हैं, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाए तो उसी लेवल की अथॉरिटी भी उसको देनी पड़ती है। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इंप्लाइज। यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो इंप्लाई करता है क्या, यानी कि आदेश का सिद्धांत क्या कहता है। ऑप्शन ए है यूनिटी ऑफ थॉट एंड एक्शन। ऑप्शन बी है यूनिटी अमंग सबऑर्डिनेट। ऑप्शन सी है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम स्टाफ अथॉरिटी। ऑप्शन डी है इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। तो गिवन ऑप्शंस में जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम लाइन अथॉरिटी। लाइन अथॉरिटी का मतलब हमेशा होता है कि एक जो किसी डिपार्टमेंट में एक चेन ऑफ लाइन होती है, उसमें जो टॉप पोजीशन है उससे लेकर के नीचे की तरफ फ्लो होना कम्युनिकेशन का या किसी भी चीज का, तो वो कहता है लाइन अथॉरिटी। तो जो लाइन अथॉरिटी यानी कि उसके टॉप पोजीशन पे होते हैं, उनके इंस्ट्रक्शन इनको मानने होंगे। और ये जो हर एक अधीनस्थ होता है वो अपने से ठीक ऊपर वाले के लिए जिम्मेदार होता है। किसी एक व्यक्ति से एक बार में इनको आदेश मिलेंगे। इसको यूनिटी ऑफ कमांड का जो बेस है वो माना जाता है। तो डी इसका सही जवाब हुआ। नेक्स्ट है 270 द स्केलर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लाइज। स्केलर प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लाई करता है क्या। गिवन ऑप्शंस में ऑप्शन ए है सबऑर्डिनेट शुड हैव ओनली वन सुपीरियर। ऑप्शन बी कहता है लाइन ऑफ अथॉरिटी मस्ट बी क्लियरली डिफाइंड। ऑप्शन सी कहता है ऑल अथॉरिटी मस्ट वेस्ट इन वन सिंगल पर्सन। एंड ऑप्शन डी कहता है मैनेजर शुड डायरेक्टली सुपरवाइज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। तो जो स्केलर प्रिंसिपल है या स्केलर चेन इसको कहा जाता है, इसका मतलब है ऑप्शन बी कि लाइन ऑफ अथॉरिटी एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी स्केलर चेन का पालन हो सकता है। स्केलर चेन यही होती है कि ऊपर से नीचे की तरफ क्लियर कट रिलेशन होना सभी लोगों के, कि ताकि एक कमांड का पूरी तरह से फॉलो किया जा सके और चेन के बारे में क्लैरिटी बनी रहे।